आयशा आरिफ खान। और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली मिली कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। ये प्यारी सी नदी, प्रे करते कि ये मुझे अपने आप में संभाले। उस वीडियो में थी एक 23 साल की लड़की जो अपनी ज़िंदगी से हार चुकी थी। उसके पास जीने के लिए कोई भी वजह नहीं बची थी। वह इतनी अकेली और बेबस हो चुकी थी कि उसे अपने जीवन का अंत कर लेना ही एकमात्र रास्ता दिखा। उस लड़की का नाम था आयशा और वह वीडियो उसकी खुदकुशी के कुछ मिनट पहले की थी, जिसमें उसने अपने आखिरी संदेश रिकॉर्ड किए थे। अपने वीडियो में आयशा मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में उसका दर्द साफ झलक रहा था, मानो उसकी आंखें उसकी सारी तकलीफ़ें बयां कर रही हो। मरने से पहले उसने अपने पति से 72 मिनट तक बातें की, जिसका नाम था आरिफ खान। वही आरिफ खान जिसे आयशा ने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्यार किया था, लेकिन वही आरिफ जिसे आयशा की मौत से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मरने से पहले आयशा ने अपने माता पिता से भी 5 मिनट बातें की और बताया कि मैं अब अपने जीवन का अंत करने जा रही हूँ और मेरे मरने के बाद आरिफ को परेशान नहीं किया जाए। इससे यह साफ पता चलता है कि वह आरिफ से कितना प्यार करती थी। उसके माता पिता ने लाख मिन्नतें की कि ऐसा ना करें, लेकिन आयशा ने उनकी एक न सुनी और बात खत्म होने के बाद उसने साबरमती नदी में छलांग लगा दी और नदी की आगोश में खुद को समा लिया। आयशा अब कभी लौट कर नहीं आ सकती। दुनिया की कोई भी ताकत एक माता पिता को उसकी आयशा नहीं लौटा सकती। आखिर ऐसा क्यों हुआ जो एक 23 साल की मासूम लड़की को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा? दरअसल कुछ साल पहले ही आयशा और आरिफ की शादी हुई थी। ये शादी एक लव मैरिज थी। वे दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए माँ बाप ने भी उनकी शादी करा दी। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही आरिफ और उसके घर वाले दहेज के लिए आयशा पर दबाव डालने लगे। यहाँ तक कि ससुराल में आयशा को बहुत मारा पीटा जाता था। आरिफ भी उसे खूब पीटा करता था। यह सुनकर भी कितना अजीब लगता है कि एक लव मैरिज के बाद पति अपनी पत्नी को इस तरह प्रताड़ित करता है। एक लड़की जब अपने माता पिता का घर छोड़कर अपने पति के घर जाती है तो पति ही उसका रक्षक होता है। उसकी ढाल बनकर यह भरोसा दिलाता है कि तुम्हें सारी विपत्तियों से मैं बचाऊंगा और जितना प्यार तुम्हें अपने घर में मिला है उतना ही यहाँ भी मिलेगा। लेकिन आयशा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिसे प्यार करके अपना जीवन उसने सौंप दिया था, वह अपने घर वालों के साथ उस पर ही अत्याचार करने लगा था। शादी के कुछ समय बाद ही आरिफ ने आयशा को अपने मायके भेज दिया और उसके पिता से 2.5 लाख रुपए की मांग की। उसके पिता से 2.5 लाख रुपए लेने के बाद ही वह आयशा को वापस लेकर गया। इस बीच वह कभी आयशा को कॉल नहीं करता था। इन सब से तंग आकर आयशा ने एक बार फ़ोन पे गुस्से से कहा कि मैं मर जाऊंगी, तो आरिफ ने उससे कहा कि मरना है तो मर जाओ। इन शब्दों को सुनकर कितनी शर्मिंदगी और आक्रोश महसूस होता है कि आखिर इंसान किस हद तक असंवेदनशील हो सकता है कि उस लड़की के मरने से भी उसे फ़र्क ना पड़े जिसने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार उसी से किया हो। पैसे मिलने के बाद भी आयशा की ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। उसे वैसे ही मारा पीटा जाता था, जलील किया जाता था और कुछ समय बाद आयशा को फिर वापस अपने मायके भेज दिया गया। आयशा के पिता ने उसके ससुराल वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया। आयशा अपनी ज़िंदगी की इस उथल पुथल से अंदर ही अंदर टूट रही थी। शायद बहुत छोटी सी ख्वाहिश रखी होगी उसने अपने जीवन में, वो भी पूरी ना हो सकी। उसने जिसे अपनी जान से भी ज़्यादा चाहा था, उसका ऐसा घिनौना रूप देख उसकी उम्मीद की किरण भी डूब गई होगी।
अंततः 25 फरवरी को उसने अपने आप को इस दुख से मुक्त करने का फैसला कर लिया और अपना यह आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद वह हमेशा के लिए सो गई। शाम के 4 बजे उसकी लाश नदी से निकाली गई। लोग कहते हैं कि आयशा की मौत 25 फरवरी को हुई, लेकिन मैं कहता हूँ मर तो वो बहुत पहले ही गई थी और एक नहीं कई बार मर चुकी थी। जब उसके पति ने पैसे के लिए पहली बार उस पर हाथ उठाया होगा, उसी दिन उसके आत्मसम्मान ने दम तोड़ दिया होगा। जब उसके ससुराल वालों ने उसके पिता को जलील किया होगा, उसी दिन उसकी आशाओं ने सांसें रोक ली होंगी। और जिस दिन उसके पति ने उससे यह कहा था कि मरना है तो मर जा, उसी दिन उसके दिल ने भी धड़कना छोड़ दिया होगा। लोगों को यह गलत फहमी है कि पानी में डूबने से आयशा मरी है। मर तो वह बहुत पहले ही गई थी। और हर रोज़ न जाने कितने ही आयशा इसी तरह मरती हैं, किसी न किसी घर में, किसी न किसी कस्बे में। फिर चाहे वो किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो या किसी की माँ हो। आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? कौन लेगा इन मौतों की जिम्मेदारी? आयशा की घटना में लोग बड़ी आसानी से कह रहे हैं कि उसके पति और ससुराल वाले आयशा के कातिल हैं। आखिर कौन है आरिफ या उसके घर वाले? कहाँ से आए हैं ये लोग? ये लोग समाज के ही एक छोटे से हिस्से हैं। ऐसा समाज जो दहेज जैसी घिनौनी प्रथा को अब तक समाप्त नहीं कर पाया है। आखिर क्यों अब तक ये समाज इतना कमज़ोर है, जहाँ घर में बेटी पैदा होने पर वह पिता को बोझ सी लगने लगती है? क्यों उसे दहेज का डर सताने लगता है? उसे ऐसा क्यों लगता है कि बिना दहेज दिए उसकी बेटी की शादी नहीं होगी? वो क्यों अपनी बेटियों को ऐसे घर में शादी देते हैं जहां उनकी बेटी से ज़्यादा महत्व दहेज को दिया जाता है? मैं मानता हूं कि आरिफ जैसे लोग इस समाज के लिए कलंक हैं, लेकिन आयशा की मौत के लिए मैं पूरे समाज को जिम्मेदार मानता हूं, जहां पर दहेज जैसी महिला विरोधी प्रथा को अब तक समाज ने पनाह दे रखा है। यह बात लोगों को कब समझ में आएगी कि लड़कियां किसी की मोहताज नहीं हैं, वो हर क्षेत्र में मर्दों से आगे है। उसके बावजूद भी अगर कोई पिता यह सोच रखे कि दहेज ना देने पर मेरी बेटी की डोली नहीं उठेगी और वह घर पर ही रहेगी, तो सारा समाज क्या कहेगा? तो ऐसी सोच रखने वाला पिता भी उतना ही दोषी होना चाहिए जितना कि लड़की के ससुराल वाले। और यही वह सोच है जो लड़की को अंदर से और भी कमज़ोर बना देती है। मैंने देखा है कुछ लोगों को जो जबरन अपनी बेटी की शादी करा देते हैं और जब ससुराल वाले उस पर अत्याचार करके उसे वापस घर भेज देते हैं, उस समय भी उस लड़की की तकलीफ़ उसके माता पिता नहीं समझ पाते। लेकिन उन्हें इस बात की चिंता होती है कि शादी के बाद बेटी मायके आ चुकी है, समाज वाले क्या सोचेंगे या क्या बातें बनाएंगे, इसलिए वह जल्द से जल्द उसे वापस भेज देते हैं। ऐसे में लड़की बिल्कुल अकेला महसूस करती है, जहां उसके माता पिता ने उससे पीछा छुड़ा लिया हो और ससुराल वालों के अत्याचार कभी खत्म नहीं हो सकते। मैं जानता हूँ लोग इस घटना से बहुत आहत हैं और कुछ दिन बाद लोग इसे भूल भी जाएंगे, लेकिन आप सबों से एक छोटी सी विनती यही है कि यह समाज हमसे बना है और अगर हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो समाज में ऐसी चीज़ें होती रहेंगी और हम सिर्फ दोष ही लगाते रह जाएंगे। अपनी बेटी या बहन की ज़िंदगी की कीमत को समझिए, उनके मोल को इतना नीचे मत गिरने दीजिए कि लोग उन्हें दहेज के मापदंड में मापे। और इस वीडियो के अंत में अगर जाने अनजाने मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है तो उसके लिए मैं